नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी अचानक टिकरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड कंट्रोल को लेकर उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। सीएम ने गांव के लोगों से बातचीत की और उनसे कई जानकारियां भी ली। सीएम ने गांव वालों से टेस्टिंग और मेडिकल किट के बारे में भी जानकारी ली। सीएम योगी ने गांव के लोगों से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि शासन स्तर से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन कराया जाए और लोगों को दवाई, मेडिकल किट हर हाल में मुहैया करवाई जाए। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके साथ संवाद बनाकर रखा जाए। सीएम ने गाँव के लोगों को मेडिकल किट सौंपी। यूपी में पंचायत उपचुनाव के लिए कई सीटों पर वोट डाले गए। इन वोटों की गिनती 11 मई को होगी। वैसे तो पंचायत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन को इन सीटों पर उपचुनाव इसलिए कराने पड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव के दौरान 99 ग्राम प्रधान उम्मीदवारों का निधन हो गया था। ऐसे में उन जिलों और उन गाँव में एक बार फिर से मतदान करवाया गया, जिससे लोग अपने गाँव का प्रतिनिधि चुन सकें। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कहाँ कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए। कुशीनगर 11 सीट, बाराबंकी में 7 सीटों पर, भदोही में 3 सीटों पर, कौशाम्बी में 4, बहराइच में 7 और उन्नाव में 8 सीटों पर चुनाव करवाए गए। इसी तरह बलिया में 6, सोनभद्र में 5, मिर्जापुर में 4 और बांदा में 4, देवरिया में 7 सीटों पर, जालौन में 2 सीटों पर और हापुड़ में 1 सीट पर उपचुनाव करवाया गया। उपचुनाव में मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही सभी बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग हुई, जिससे मतदान कर्मियों के साथ लोगों को भी संक्रमण से बचाया जा सके। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी से सत्ताधारी बीजेपी ज्यादातर जगहों पर पिछड़ गई थी। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि उपचुनाव में ज्यादातर सीटों पर उसके समर्थित प्रत्याशियों की जीत होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यूपी सरकार धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा रही है, जिससे कोरोना के मामलों को रोका जा सके। पिछले कुछ दिनों से यूपी में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट कम होना सूबे के लिए अच्छे संकेत हैं। अब सरकार गाँव में भी लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे वहाँ वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। इसमें हमारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाजारें बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट चलते हैं या बाजार चलती है तो उसको दूर दूर करके करने के लिए, और इसमें कार्यालय भी 33% पर माने क्योंकि ज़्यादा लोग फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को हम लोगों ने निर्धारित किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब देश की राजधानी में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस बार लॉकडाउन के नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। पूरे हफ्ते दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी। जालौन में मोर्चरी से एक शव की दोनों आंखें गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर काफी देर तक प्रदर्शन किया। दरअसल इस युवक ने सुसाइड किया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर उसने जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जब उन्हें शव मिला तो दोनों आंखें गायब थी। घर वालों ने उरई कोतवाली इलाके के मंडी चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फांसी लगा ली, हम लोग गए तब हम लोगों ने देखा। देखने के बाद पुलिस वाले आ गए, किसी ने फोन किया। पुलिस वालों ने मिट्टी उसकी उठाई और लेके अस्पताल में कहने लगे जिंदा है। तो हम लोग अस्पताल में पीछे से आए तो कह दिया क्या भी तुम लोग सुबह आना 10 बजे तक। हम लोग आए, फिर बाद में हमने मट्टी उठाई तो उसमें से आंखें निकली हुई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने जब परिजनों को जांच का भरोसा दिया तब जाकर लोग शांत हुए। 21 अप्रैल को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत उसे जेल भेजा था, जिसके बाद घर वालों ने इसकी जमानत कराई थी। शामली में एक कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसा वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसे की तस्वीरें डराने वाली हैं। बताया जा रहा है कि एक परिवार अपनी कार से देहरादून से दिल्ली जा रहा था, लेकिन अचानक कार बेकाबू होकर होटल में घुस गई। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह कार के परखच्चे उड़े उससे शायद ये लगे कि कार सवार लोगों में किसी की जान बची होगी। देखिए, कार सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है और फिर अचानक कार डिवाइडर से टकराकर होटल में जा घुसी। हादसे की आवाज सुनकर लोग बाहर आए और कार सवार लोगों को बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये कार इधर से आती इतनी स्पीड पर थी ये कार, ये कंट्रोल नहीं हो पाई और उसमें पूरी फैमिली थी। ये सीधे जाके तो शटर बंद था, ऐसे अंदर घुस सकती। मतलब शटर को तोड़ते हुए
हाँ हाँ। अच्छा, इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें तो पूरी फैमिली थी, बच्चे भी थे और बीबी वाइफ सब थे। अच्छा अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? ये उत्तराखंड का नंबर है गाड़ी का। हाँ। देहरादून नंबर है। अच्छा। शामली के कांदला थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, जिससे वहां जाम भी लग गया। कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन की खेप पहुंची तो लोगों ने राहत की सांस ली। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंची तो कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने विशेष ट्रेन की अगवानी की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट से ऑक्सीजन एक्सप्रेस 20-20 मीट्रिक टन के 4 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर जूही आउट पहुंची। इन टैंकर्स की मदद से कानपुर और आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल और केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंची है। उन्होंने कहा कि इन टैंकर से आई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन प्लांट में स्टोर किया जाएगा, जहां से जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में की जाएगी। केंद्र सरकार के संरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से कानपुर महानगर में 80 टन ऑक्सीजन आ जाइए, इसकी पहली खेप आ जाइए। हमारा प्रयास है कि यहाँ पर पनकी में हमारे पास उसके स्टोरेज की सुविधा है, इसको जल्दी से ऑफलोड करके और यथाशीघ्र इन खाली टैंकरों को वापस भेज सकें, जिससे कल ये दोबारा लोड होकर परसों सवेरे तक दोबारा आ जाए। खाली टैंकर्स को वापस दुर्गापुर भेज दिया जाएगा, जिससे दोबारा वहां से ऑक्सीजन की ट्रेन कानपुर आ सके। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर समय से ऑक्सीजन एक्सप्रेस को कानपुर पहुंचाया। भदोही में ऑक्सीजन पहुंचने का सिलसिला जारी है। माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर आज भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस राहत लेकर पहुंची। इससे पहले भी 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर ऑक्सीजन को टैंकर में भरने का काम किया गया। इसमें से 25 मीट्रिक टन वाराणसी में DRDO के हॉस्पिटल पहुंचेगी, वहीं 10 मीट्रिक टन सोनभद्र और 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाराणसी के दूसरे अस्पतालों में भेजी जाएगी। 40 मीट्रिक टन इंडिया कंपनी से ऑक्सीजन LMO आया हुआ है, जो DHU में DRDO द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें 25 मीट्रिक टन वहाँ सप्लाई की जाएगी। शेष 10 मीट्रिक टन मिर्ज़ापुर मंडल के लिए सोनभद्र की एक यूनिट है सदगुरु, उसमें आरक्षित रखी जाएगी ताकि मिर्ज़ापुर मंडल को वहाँ से फीड किया जाएगा। इसके अलावा जो शेष बचेगा वो वाराणसी के लिए आपूर्ति की जाएगी। राहत की बात है कि इस ऑक्सीजन की खेप से कम लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से तो नहीं जाएगी। पश्चिमी यूपी में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगा रखा है, फिर भी मेरठ समेत दूसरे शहरों में लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिना जरूरी काम के भी घर से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में पहले की तरह भीड़ देखी जा रही है। कई लोग बिना मास्क के ही घर से बाहर निकल पड़े हैं। जो लोग मास्क लगाते भी हैं, जब वो किसी से बात करते हैं तो मास्क उतार कर बात करते हैं। अगर ऐसे लोग छींकते भी हैं तो मास्क हटाकर छींकते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आज भी केसेस 1575 हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हालात दिखाना चाहूँगा। मेरठ के हापुड़ चौराहे, ये सबसे व्यस्तम चौराहा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग सड़कों पर हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं, स्कूटर चल रहे हैं और ऑटो और रिक्शा और 3 व्हीलर ने तो पूरा जाम ही लगा रखा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सवारी जो है वो उसमें बैठ के जा रही हैं, लेकिन यही हालात अंदरूनी बाजारों में भी हैं। एटा जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या का मामला सामने आया है। मोरों को मारने के शक में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसने इन मोरों को मारने की बात कबूल की है। नया गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उभई असदनगर का ये मामला है। यहाँ 2 दिन पहले खेतों में 3 मोर मृत अवस्था में मिले थे। गाँव के लोगों का आरोप है कि पास के गाँव राजपुरा के लोगों ने शिकार के लिए इन बेजुबान पक्षियों की हत्या की है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक गांव के लोगों ने मोरों की जान लेने के शक में इन युवकों को धर दबोचा। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पुलिस की मौजूदगी में युवक की पिटाई हो रही है और कथित आरोपी अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है। लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के प्रधान पति ने आकर आरोपी युवक को छुड़ा लिया, लेकिन वेटनरी डॉक्टर्स ने जब मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया तो उसमें बताया गया कि मोरों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। गाँव के लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिशें हो रही हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच बागपत में मानवीय संवेदनाओं को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चंद पैसों की खातर कुछ लोग कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन का व्यापार कर रहे थे। बड़ौद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन और कपड़े चोरी करता था और उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम में बेच देता था। इसके बाद व्यापारी उन कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर महंगे दामों पर बेच देते थे। इससे खरीदने वाले लोगों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। पुलिस के इस गिरोह के पास से बड़ी संख्या में
कफन, कपड़े, चादर और फोन मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, थाना बड़ौत में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौत थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। योगी सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है और सूबे में लॉकडाउन लगाने के अच्छे नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन से पहले जिस तेजी से केस बढ़ रहे थे उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। गोरखपुर में पिछले कई दिनों से 1000 के आसपास कोरोना केस आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में इस महीने में पहली बार केस 540 आए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि लॉकडाउन लगने के बाद अब गाँव में कोविड फैलने से रोका जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से आंशिक लॉकडाउन को 17 तारीख तक बढ़ा दिया है और इस आंशिक लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे और वो संख्या 1000 के पार प्रतिदिन जा रही थी। लेकिन जब से आंशिक लॉकडाउन लगा तब से जो केस हैं उनमें थोड़ी कमी आई और 1000 के आसपास ही पिछले कई दिनों से केस बने हुए थे। कल अगर हम 24 घंटों की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महीने में केस 550 से भी कम आए हैं। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।